Public School YouTube channel. Today we are going to start motion of class 9th. तो बच्चों हम मोशन को अपने डेली लाइफ से देख के समझ सकते हैं, लेकिन इस मोशन को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ चीज़ों को देख के हम लोग मोशन को डिफाइन करते हैं। अगर डेली लाइफ से हम लोग को देखें कि मोशन क्या है तो क्या देखते हैं, अगर कोई बॉडी रोड पे चल रहा है तो हम लोग बोलते हैं वो बॉडी मोशन में है। अगर कोई बॉडी नहीं चल रहा है, एक ही जगह पड़ा रहता है, तो हम लोग बोलते हैं वो बॉडी रेस्ट में है। बट इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि यही कॉन्सेप्ट मोशन का नहीं है। तो सबसे पहले मोशन का डिफिनेशन से हम लोग समझ लेते हैं। पहले जो हम लिखे हैं मोशन, व्हेन अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन। बॉडी क्या क्या कर सकता है? चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस फ्रेम। ये दो वर्ड से हम लोग मोशन को समझेंगे। अब बात आता है कि अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, ये तुमको समझ में आ गया कि पोजीशन चेंज करेगा। दूसरा वर्ड आया है रेफरेंस फ्रेम। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, बड़ा सा कोई पॉइंट P है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, मान लो बॉडी A यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस पॉइंट P से इस बॉडी का भी पोजीशन फिक्स है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का इसका पोजीशन ही मान लो कितना है, 5 मीटर। कुछ देर बाद हम इस बॉडी को मूव करा के उसको कहाँ लेते हैं? दूसरे पॉइंट पे लेते हैं। जब इसको पॉइंट B पे लेते आए A से, अब बॉडी का पोजीशन चेंज हो गया। पहले था 5 मीटर, अब मान लो हो गया 15 मीटर। अब बॉडी का पोजीशन चेंज हो गया, पॉइंट A से पॉइंट B में चला गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये बॉडी क्या है? मोशन में। ठीक है। दूसरा बात आता है रेफरेंस फ्रेम। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट P है, हम जो इस बॉडी को मूव करा रहे हैं, किस पॉइंट को लेके करा रहे हैं? तो P को लेके करा रहे हैं। P यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? रेफरेंस फ्रेम। मतलब कोई भी पॉइंट या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन को देखते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। एक ही ऑब्जेक्ट रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, इसलिए रेफरेंस फ्रेम भी है जिसके कारण हम बोल सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। इस वाले एग्जांपल में हमारे पास बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है और ये हमारा P जो है वो रेफरेंस फ्रेम है। तो हम कह सकते हैं इस P के रिस्पेक्ट में बॉडी जो है, ये बॉडी A मोशन कर रहा है। ये बॉडी A क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। किसके रेफरेंस में? पॉइंट P के रेफरेंस में। लेकिन एग्जांपल के लिए अगर हमारे सिर पे हम कोई लोड लेके चल रहे हैं और हम भी चल रहे हैं, मेरे साथ कोई लोड भी चल रहा है, तो वो लोड हमारे रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं होगा। एग्जांपल के लिए हमारे हाथ में ये मार्कर रखा है, अगर हम रेफरेंस फ्रेम इस अपने हाथ को ले रहे हैं और इसको ऐसे ऐसे मूव करा रहे हैं, ऐसे ऐसे मूव करा रहे हैं, तो हमारे हाथ के रिस्पेक्ट में ये मार्कर रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि हाथ से इसका पोजीशन हमेशा सेम रह रहा है। हाथ से इसका पोजीशन हमेशा क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। लेकिन अगर अलग रेफरेंस फ्रेम में बोले, कोई और आदमी खड़ा है बाहर, तो वो अगर बोलेगा तो क्या बोलेगा? ये मार्कर मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में? हम रेफरेंस पॉइंट अलग लिए हैं। यही रेफरेंस फ्रेम है जिसके कारण हम बोलते हैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपना अर्थ में हर चीज को देखते हैं, हम देख रहे हैं ये घर है, रेस्ट में है, पंखा है रहता है, रेस्ट में रहता है। लेकिन अगर कोई आदमी मून से जाके देखेगा, तो ये अर्थ उसको कैसा नजर आएगा? मोशन में नजर आएगा। तो वो आदमी जो रेफरेंस फ्रेम चुना है, किसको चुना है? मून को। तो मून के रिस्पेक्ट में अर्थ का सारा चीज मोशन में है। लेकिन अगर अर्थ के किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम इस घर को बोले तो ये घर अभी रेस्ट में है। जैसे टेबल पे बुक रखा रहता, वो बुक किस में है? रेस्ट में है। इसका मतलब हमको समझ में आया कि रेफरेंस फ्रेम के कारण ही हम क्या बता सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। अब समझ लेते हैं रेस्ट क्या है। तो रेस्ट का मतलब होगा कि जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करे, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस फ्रेम, उस केस में वो बॉडी किस में हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। एग्जांपल के लिए बुक ऑन द टेबल। अगर बुक ऑन द टेबल
अगर इस बुक की बात करें और हमको कोई ऐसा रेफरेंस फ्रेम दे दे जो रेस्ट में है, तो उस रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग वो बुक रेस्ट में है। लेकिन अगर किसी और रेफरेंस फ्रेम की बात करें तो उस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो बुक भी किस में हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। तो हम देख के नहीं बता सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। सबसे पहला सवाल दिमाग में मोशन और रेस्ट को कंक्लूड करने के लिए क्या आना चाहिए कि किस रेफरेंस फ्रेम की बात हम कर रहे हैं। अगर रेफरेंस फ्रेम अलग है, अगर रेफरेंस फ्रेम मोशन में है तो बॉडी क्या होगा, मोशन में। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और कोई आदमी यहाँ किसी बाइक पे जा रहा है, कोई आदमी इस बाइक पे जा रहा है। ये वाला ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में रख दिया, कहीं पे रेस्ट में रख दिया, और ये बाइक धीरे धीरे मूव कर रहा है, ये बाइक धीरे धीरे मूव कर रहा है। अगर इस बाइक के रिस्पेक्ट में हम इस ऑब्जेक्ट को अगर कंक्लूड करेंगे रेस्ट में आएगा या मोशन में, तो इस बाइक के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट किसमें होगा, मोशन में होगा। क्यों? क्योंकि रेफरेंस फ्रेम मेरा क्या है, रेफरेंस फ्रेम मेरा यहाँ पे बाइक है, और जो बाइक कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। मान लो बाइक अभी यहाँ पे है, पॉइंट ए पे है, कुछ देर बाद बाइक कहाँ चला जाएगा, बाइक पॉइंट बी पे आ जाएगा। जब बाइक पॉइंट बी पे आएगा, पहले पोजीशन यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, कुछ देर बाद ये पोजीशन चेंज होके 20 मीटर। तो रेफरेंस फ्रेम पोजीशन चेंज करे या ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करे, पोजीशन तो चेंज हो रहा है ना। अगर इस बाइक के रेफरेंस में बात करें, अगर बाइक को लेके बात करें तो ऑब्जेक्ट ए मोशन में है, लेकिन कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है और वो देखेगा, बोलेगा ये ऑब्जेक्ट किस में है, तो बोलेगा रेस्ट में है। तो एक ही ऑब्जेक्ट दो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। इसका मतलब एक ही ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। यहाँ से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख सकते हैं, वो क्या है, मोशन एंड रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट both are relative। इस सेंटेंस से हमको क्या समझ में आ रहा है कि मोशन और रेस्ट दोनों क्या है, रिलेटिव है। एग्जांपल के लिए एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है, बार बार हम बताएं, एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है। ये डिसाइड कौन करेगा, रेफरेंस फ्रेम। एग्जांपल के लिए क्या बोले, ऑब्जेक्ट ए अगर बाइक मूविंग है, अगर बाइक चल रहा है, इसके रिस्पेक्ट में अगर इस बाइक में अगर कोई आदमी है, उसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट उसको क्या लगेगा, मोशन में लगेगा। क्यों मोशन में लगेगा, अगर बाइक आगे जा रहा है उतना ही स्पीड से उसको ये ऑब्जेक्ट पीछे जाते दिखाई पड़ेगा। वही इस लाइन का मतलब है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। इट मींस एट द सेम टाइम सेम ऑब्जेक्ट कुड बी इन मोशन और इन रेस्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम। एग्जांपल के लिए जब हम ट्रेन पे चलते हैं, जब हम ट्रेन पे चलते हैं तो ट्रेन जब बहुत स्पीड से आगे चलता है तो सड़क के किनारे या पटरी के बगल में जो भी पोल्स होते हैं, पेड़ होते हैं, वो हमको उतना ही स्पीड से पीछे जाते दिखाई पड़ता है। अगर कोई मान लो नया प्लैनेट से आदमी आया, उसको बोलेंगे ये पेड़ क्या कर रहा है, तो क्या बोलेगा, पेड़ पीछे भाग रहा है। कौन पीछे भाग रहा, पेड़ पीछे भाग रहा है। तो उस ट्रेन में बैठे आदमी के रिस्पेक्ट में वो जो पेड़ है वो मोशन में है, लेकिन कोई आदमी थक मर के आया है और पेड़ के नीचे खड़ा है, अगर उसको जाके बोलेंगे ये पेड़ तो रेस्ट में है, तो हमको तुरंत पागल घोषित कर देगा। ठीक है, तो वो जो हमारे पास पेड़ को हम मोशन में कंसीडर कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक रेफरेंस फ्रेम मेरे पास क्या हो गया, ट्रेन हो गया। अगर ट्रेन में कोई आदमी बैठा है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेन द ट्री आर इन मोशन। अगर कोई आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है और उस आदमी के रिस्पेक्ट में पूछे, उस आदमी को बोले कि ये आप पेड़ रेस्ट में या मोशन में, तो आदमी हमको बताएगा कि सर ये तो रेस्ट में है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को एक आदमी रेस्ट में बोल रहा है और एक आदमी मोशन में बोल रहा है। इसका मतलब देख के हम नहीं बता सकते हैं, रेफरेंस फ्रेम ही चूज करेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। मोशन को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, हमारे पास वहां पे रेफरेंस फ्रेम क्या है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम में रेस्ट में भी हो सकता और मोशन में भी हो सकता है। ये डिसाइड हमारे लिए कौन करेगा, रेफरेंस फ्रेम। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम लोग ट्रेन पे बैठे हैं, बहुत सारे साथी बैठे ही कंपार्टमेंट में,
तो हम लोग सारे साथी खा पी रहे हैं, तो अगर एक साथी के रिस्पेक्ट में दूसरे फ्रेंड को हम बोले तो दूसरा फ्रेंड हमको रेस्ट में नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो पोजीशन है दोनों हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन कोई आदमी अगर बाहर बैठा है, स्टेशन पे बैठा है, तो स्टेशन से अगर कोई आदमी देखेगा, क्या देखेगा, हमारा पोजीशन उस आदमी से बार बार चेंज होते जा रहा है। तो जो आदमी स्टेशन पे खड़ा है, उस आदमी के रिस्पेक्ट में जो हमारा पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। इट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस फ्रेम वी आर इन मोशन। अगर हम ट्रेन में अपने फ्रेंड के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम लोग क्या है, रेस्ट में है। यहाँ से इसलिए हम लोग लिखते हैं कि मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव, इट इज डिसाइडेड बाय द रेफरेंस फ्रेम। यहाँ तक समझ में आ गया। हम अगला टॉपिक जो करेंगे वो करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे मोशन चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग जब भी बात करेंगे दो पॉइंट के बीच बात करेंगे। डिस्टेंस एक पॉइंट का कभी डिफाइन नहीं होगा। डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो पॉइंट होने चाहिए, उस दो पॉइंट के बीच ही डिस्टेंस होगा, एक पॉइंट के बीच डिस्टेंस नहीं होगा। तो हम लोग डिस्टेंस किसको बोलेंगे, तो डिस्टेंस का मतलब है कि दो पॉइंट के बीच एक बॉडी जो जाता है अलग अलग पाथ से, उस पाथ का एक्चुअल लेंथ को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। एग्जांपल के लिए हम लोग, अगर हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है, अब ए और बी से जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। कोई बॉडी है वो पहले केस में ऐसे चला गया, ए से बी चला गया। दूसरा बॉडी क्या किया, वो ऐसे गया, ऐसे गया, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर ये वाला लिंक कवर किया, फिर बी में आया। कोई बॉडी ए से बी सीधा चला गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हर केस में बॉडी तो जा रहा है, ए से बी ही जा रहा है, ए से बॉडी बी ही जा रहा है, लेकिन अलग अलग पाथ को चूज कर रहा है। कोई बॉडी ए से बी डायरेक्ट चला जा रहा है, कोई बॉडी सेमी सर्कुलर पाथ में ऐसे जा रहा, कोई बॉडी जाता रेस्ट करता फिर बी तक पहुंचता है। तो तीन बॉडी ए से बी गया है, तीन बॉडी ए से बी गया है, लेकिन तीनों ने जो पाथ को चूज किया है वो पाथ अलग अलग है। तो इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में अगर हम देखें तो इस वाले पाथ का जो लेंथ होगा, ए से बी का जो ये पाथ है, ये वाला जो लेंथ होगा, इसको हम लोग बोल देंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर सेकंड केस में हम बात करें तो जो ये वाला पाथ होगा ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर थर्ड वाले केस में बात करें तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला पाथ को नाप के अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस किसको मान रहे हैं, बॉडी जो पाथ कवर कर रहा है उस पाथ के एक्चुअल लेंथ को। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स कवर्ड बाय द बॉडी। तो यहाँ से लिख लो इसको, distance is actual length of the path between two given points covered by a body। यानी दो पॉइंट के बीच जिस पाथ से बॉडी जाएगा उस पाथ के एक्चुअल लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिस्टेंस बोलते हैं। अगला डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज नॉट फिक्स्ड, इट चेंज। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास पॉइंट तो दो ही है, ए और बी है। अलग अलग केस में हम लोग अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं
अगर हम लोग पहले वाले रास्ते से जा रहे हैं तो फर्स्ट रास्ते में मान लो ये वाला डिस्टेंस हम सपोज किए 5 मीटर, तो फर्स्ट केस में हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है 5 मीटर। दूसरे वाले केस में मान लेते हैं ये वाला रास्ते का लंबाई है 20 मीटर, तो दूसरे केस में बॉडी कितना कवर कर रहा है 20 कर रहा है, ठीक है। थर्ड वाले केस में बॉडी जैसे दी जा रहा है, मान लेते हैं ये 7 है, ये 7 है और ये 10 है। अगर यहाँ सबको ऐड कर देंगे A से C, C से D प्लस B से D, तो तीसरे वाले केस में ये वाला डिस्टेंस हो जा रहा है मेरा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि A से B ही जा रहा है, लेकिन पाथ को अगर चेंज कर रहा है तो A से B के बीच का डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन चेंजेस व्हेन वी चेंज द पाथ। जब भी हम लोग पाथ को चेंज करेंगे उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट का मतलब है इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द पाथ। डिस्टेंस का वैल्यू पाथ पे ही डिपेंड करता है। अगर हम पाथ को चेंज करेंगे तो डिस्टेंस भी दोनों पॉइंट के बीच का चेंज हो जाएगा। अगला इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसके पास लेंथ का कुछ तो कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन लेंथ के पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अगर हमारे पास एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो बॉडी ऐसे भी जा सकता है P से Q तक, और कोई बॉडी ऐसे भी जा सकता है P से Q तक। तो क्या देख रहे हैं, इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं हो या इसमें डायरेक्शन नहीं हो तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। इसलिए हमारा जो डिस्टेंस है वो कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी। इसको याद रख लेना, इसके पास फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। और अगली जो बात है सेंटीमीटर मीटर, तो डिस्टेंस को जनरली हम लोग मीटर में नापते हैं। एक और बात है, जो दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस आएगा, अगर हमारे पास एक पॉइंट A है और एक पॉइंट हमारे पास B है, इसके बीच जब भी डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ तक का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो ये वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट नेवर बी जीरो। ये हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होता है। तो डिस्टेंस जो होगा हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा किसी भी दो पॉइंट के बीच। डिस्टेंस जब भी हम लोग बोलेंगे वो क्या होगा, हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा। ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ से हम क्या क्या कंक्लूड किए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा होगा और ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब यहाँ से हम लोग अगली बात को समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हम इस डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए यहीं से समझ जाते हैं। मान लो इस बॉडी का ये इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट। जहां से स्टार्ट किए उस वाले को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां पे हम लोग जर्नी खत्म किए हैं दैट पॉइंट इज फाइनल पॉइंट। इस पॉइंट को बोल देते हैं फाइनल पॉइंट। अब हम किसी भी रास्ते से जा रहे हैं, A से B, हम लोग किसी भी रास्ते से जाएं, हमको वो मतलब नहीं है। हमको देखना है कि A से B के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, या ऐसा लेंथ जो एक फिक्स डायरेक्शन में है, उसकी लंबाई कितनी है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ से क्या डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच जो सबसे छोटा पाथ होगा उस पाथ को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से देख सकते हैं A से स्टार्ट किए, अब हम लोग क्या देखते हैं, इन सारे पाथ में इससे छोटा पाथ कोई नहीं हो सकता है। ये जो हमारे पास है, और ये क्या है, फिक्स डायरेक्शन में है। हम जो A से B जा रहे हैं, ये वाला पाथ से ये वाला पाथ हमारे पास क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है। इस वाले पाथ को बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये पाथ सबसे छोटा है और इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है। यानी जब भी डिस्टेंस किसी फिक्स डायरेक्शन में हो, पार्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो, तो उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी A से B तक
जो ये वाला पार्ट, एरो वाला पार्ट देख रहे हैं, इससे छोटा पार्ट इसमें कोई नहीं हो सकता है। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच जो सबसे छोटा पाथ होगा उस वाले पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये है डिस्टेंस इन फिक्स्ड डायरेक्शन, डिस्टेंस इन फिक्स्ड डायरेक्शन। डिस्टेंस इन फिक्स डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो लिख लेते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और हम लोग यहाँ से क्या जाने, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है। बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ए से बी, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, यानी डिस्टेंस के पास हमारे पास क्या था, डायरेक्शन फिक्स नहीं था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास हमारे पास डायरेक्शन फिक्स है, यानी डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये जो आएगा डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसा क्वांटिटी आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अभी हम लोग उसकी बात करते हैं कुछ देर में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कुछ डिफरेंट कंपेयर करके देख लेते हैं, तो दोनों को हम लोग को समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो पहला पॉइंट जो हम लोग लिखे हैं वो है इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो शुरू में हमने बात की थी जब दो पॉइंट के बीच बॉडी जाता है उसके बीच का जो एक्चुअल लेंथ होता है पाथ का वो डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइनल और इनिशियल के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या बताया कि ये मेरे पास कोई पॉइंट है, ये मान लो आई है और ये मेरा पॉइंट क्या है, फाइनल है। इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस, जिसके पास एक फिक्स डायरेक्शन हो, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगला जो डिफरेंस है वो है इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो फिक्स डायरेक्शन। हम लोग क्या देखें तो बॉडी इधर से उधर अलग अलग पाथ से डिस्टेंस कवर कर रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास क्या था, ये फिक्स डायरेक्शन था। इसके पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। उससे कंपेयर में लिखे हैं इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक का कुछ तो वैल्यू होगा ही, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, लेकिन डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगला पॉइंट है इट इज पाथ डिपेंडेंट एंड चेंजेस विद पाथ। हम लोग शुरू में ही बात किए थे जो डिस्टेंस होता है वो पाथ डिपेंडेंट है। अगर पाथ को चेंज करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास दो पॉइंट दिया हुआ है, अगर दो पॉइंट ए बी दिया हुआ है और इस ए और बी के बीच हम किसी भी रास्ते से जाएं, तेरा मेरा सीधा किसी रास्ते से जाएं, तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर दो गिवन पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट 5 है, 5 मीटर है, तो हमेशा 5 ही आएगा, ये पाथ पे चेंज नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। हमको डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ ही तो चाहिए। तो दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ कभी घट बढ़ नहीं सकता। इसलिए यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी फिक्स नहीं है। जैसे हम लोग रास्ता चेंज करेंगे, पाथ चेंज करेंगे, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर हम ए से बी जा रहे हैं, अगर ऐसे जाएंगे तो इस वाले केस में डिस्टेंस कुछ और आएगा। अगर अलग रास्ते से ऐसे जाएं, इस वाले केस में डिस्टेंस कुछ और आएगा। इसी पॉइंट को हम लोग लिखे हैं डिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड। ए और बी है, अगर कोई इधर से जाए उसको कुछ दूरी तो कवर करना पड़ेगा,
और अगर कोई इस वाले रास्ते से जाए उसको ज्यादा दूरी कवर करना पड़ेगा। उसी पॉइंट को लिखे हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कहीं फिक्स नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट इज फिक्स्ड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या आएगा, फिक्स आएगा। हम इस वाले रास्ते से जाएं या फर्स्ट रास्ता और ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट से जाएं या सेकंड से जाएं, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, ये डिस्टेंस जो फिक्स डायरेक्शन में है। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा फिक्स होगा 2 पॉइंट के बीच, वो चेंज नहीं होता है। अगला है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। 2 पॉइंट के बीच कुछ ना कुछ हमेशा डिस्टेंस होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास यहाँ पे एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट किया और यहाँ तक आया के रुक गया 5 यूनिट में, तो अभी कितना डिस्टेंस कवर किया, ये 5 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो 5। बात यहाँ है दोनों पॉजिटिव है। सेकंड केस में देख लेते हैं, बॉडी ओ से स्टार्ट किया, इस ए पे पहुंचा, फिर ए से रिटर्न होके ये कहाँ आ गया, बी पे -5 में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, बॉडी डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ओ से ए 5 मीटर, फिर ओ से ए से ओ 5 10 मीटर हो गया, फिर ओ से बी 5 15 मीटर। यहाँ जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, बॉडी का डिस्टेंस कितना हो गया, 15 मीटर हो गया, बॉडी का डिस्टेंस 15। अगर लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग करें तो फाइनल से इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस है, मेरा इनिशियल पॉइंट ओ था, बॉडी स्टार्ट कहां से किया है, ओ से, और रुका कहां पे है, ये जाके रुका है बी में। तो ये वाला जो गैप है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से लेफ्ट में है, तो क्या हो जाएगा, ये यही वाला गैप तो है मेरा बी और ओ के बीच। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ पे लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास आएगा वो आएगा -5 मीटर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया। अगर कोई बॉडी ओ से स्टार्ट किया, ए गया और ओ भी आके रुक गया, फाइनल और इनिशियल पॉइंट तो सेम हो गया। जब फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, डिस्टेंस का कुछ तो कुछ वैल्यू होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है, तो दोनों के बीच कोई गैप होगा। तो हम लोग वही लिख रहे हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, यानी ये वाला केस जैसे ओ पॉजिटिव। सेकंड में 0 हो सकता है, ओ से स्टार्ट किया, ए गया, फिर ओ में आके बैठ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। फिर नेगेटिव भी हो सकता है, तो ओ से मान लो लेफ्ट साइड आ गया, या ओ गया, ए गया, फिर ए से बी आ गया। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक ही ऐसा केस है, मान लो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे से मूव किया और यहाँ बी में आके रुक गया, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो एक ऐसा केस है जहाँ पे बॉडी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन बॉडी मूव्स इन अ straight line, in that case the distance and displacement of the body is same, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, बाकी ऑलमोस्ट केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। बस यही एक केस है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन when body moves in a straight line, in this case distance and displacement of the body is same, यानी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। किस केस में, when body moves in straight line, when body moves in straight line, तो distance इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। एक ऐसा केस है, बॉडी डायरेक्शन चेंज ना करे और बॉडी का मूवमेंट कहाँ पे हो, स्ट्रेट लाइन पे हो, जिसको हम लोग नोट पॉइंट बना के लिख सकते हैं। इन एवरी केसेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज लेस देन द डिस्टेंस, बट व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, जब डायरेक्शन चेंज ना करे, इस केस में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो पहला मूवमेंट ये लिख लेंगे, स्ट्रेट लाइन में बराबर होता है। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, तो जब भी बॉडी किसी क्लोज फिगर पे मूव करे
और जिस पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करे वहीं पे आके वो रुक जाए तो इस केस में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। इस बात को याद रखना। एग्जांपल के लिए एक बॉडी इस स्क्वायर वाले क्वाड्रिलेटरल पे मूव कर रहा है, ए से स्टार्ट किया, फिर बॉडी बी गया, फिर बॉडी बी से कहां चला गया, सी चला गया, फिर सी से बॉडी डी, फिर डी से जाके बॉडी ए पे आके रुक गया। तो बॉडी स्टार्ट कहां से किया था, ए से, बॉडी फिर आके स्टॉप कहां किया, ए में ही। सॉरी डायग्राम दूसरी जगह बना देते हैं। सपोज करो ये कोई क्लोज फिगर है जिसमें 4 साइड्स है, ये ए है और ये बी है और ये सी और ये डी। कोई बॉडी मान लो ए से जर्नी स्टार्ट किया, ए से पहुंचा बी, फिर बी से चला गया सी, सी से फिर डी, डी के बाद कहां गया, ए में आ गया। तो इस केस में बॉडी क्या कर रहा है, क्लोज पार्ट में मूव किया, ए से स्टार्ट किया था और ए में ही आ गया। तो डिस्टेंस तो बॉडी कवर किया, बॉडी डिस्टेंस कवर किया, लेकिन इस केस में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो यहाँ से दूसरा नोट हमारे पास क्या आ सकता है कंक्लूजन में, दूसरा नोट है कि जब भी बॉडी का फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम हो तो इस केस में बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो ये सारे पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता कभी कभी। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और असाइनमेंट के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे आप खुल के बताएं, क्योंकि ये आपका परिवार है, आपका सपोर्ट हमको चाहिए। थैंक यू बच्चों।